जैसे ही नैन्सी और आदित्य ने वहां पर सभी को देखा, वह दोनों ही थोड़े से हैरान हो गए थे, क्योंकि नैन्सी तो जैसे भूल ही गई थी कि उसने सबको बुलाया है। वह एक झटके से आदित्य से दूर हुई और खुद को सही करके खड़ी हो गई थी और इधर उधर देखते हुए बोली, आप लोग आ गए। वहीं यह देखकर चिराग कोने में खड़ा हुआ मुस्कुरा रहा था। उसे जैसे पहले से ही पता था कि जब सब सच्चाई देखेंगे तो ऐसा ही रिएक्शन देंगे। वह पहले अपने हाथ बांधे आराम से यह तमाशा देख रहा था। वहीं नैन्सी की बात से सब होश में आए थे। वहीं रोहन ने जल्दी से आंखें मलते हुए कहा, आप सच में आप। लेकिन आगे के शब्द जैसे उसके गले में ही अटक गए थे, जिससे नैन्सी का चेहरा और भी ज्यादा झेप गया था। उसने अपने कपड़े ठीक किए और बालों को पीछे किया और अपने चेहरे पर गंभीरता लाने की कोशिश की। हल्की हल्की घबराहट में उसने इधर उधर देखते हुए कहा, क्या है। हालांकि उसकी आवाज में वह आत्मविश्वास नहीं था जो आमतौर पर रहता था, लेकिन बाकी सभी के लिए यह दृश्य किसी झटके से कम नहीं था। वहीं रोहन ने वापस से अपनी आंखें मली और फिर दोबारा नैन्सी और आदित्य की तरफ देखा। उसकी शक्ल ऐसी हो गई थी जैसे किसी ने उसके कानों में कह दिया हो कि वह करोड़पति बन गया है। उसने फिर हैरानी से चिल्लाते हुए कहा, बॉस बॉस, आपको कहीं चोट लगी है क्या? आप मिस्टर आदित्य की गोद में क्या कर रही थी? जिस पर नैन्सी ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, बिल्कुल सही हूँ, मैं कुछ भी नहीं हुआ है, समझे तुम। उसकी आवाज़ सुनकर तान्या और युवराज ने हड़बड़ाकर होश में आए थे। वहीं तान्या ने हड़बड़ाकर उसे घूरते हुए कहा, एक सेकंड, मतलब आप दोनों, मतलब व्हाट द फक। उसे जैसे ही विश्वास नहीं हो रहा था, उसने एकदम से हाथ जोड़ते हुए नाटकीय अंदाज में कहा, हे भगवान, ये कैसे हो सकता है। लेकिन मुझे पहले ही लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन ये तो एक्स्ट्रा स्पेशल गड़बड़ लग रही है। जिस पर रोहन ने भी अपना सिर पकड़ लिया था। उसे भी यह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग लग रहा था। मैंने आज तक कई ज़्यादा शॉकिंग चीज़ें देखी हैं। बॉस का पीटना, बॉस का लोगों को धमकाना, बॉस का लोगों को जान से मारना, लेकिन बॉस का रोमांस, ये तो मेरे पचाने की सीमा से बाहर है बॉस। वहीं युवराज तो अपनी जगह पर जमा हुआ बैठा था। उसके तो मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, लेकिन अंदर कुछ था जो कि टूट सा रहा था। वहीं टिया भी दोनों के साथ देखकर हैरान थी, लेकिन उसे ज्यादा बड़ा झटका नहीं लगा था। लेकिन वहीं कनिष्क ने हैरानी से कहा, यही सब था, इसीलिए दिन इन सब हमले होने पर डर गई थी। जिस पर टिया शांत स्वर में हल्की मुस्कान के साथ बोली, बिल्कुल सही समझे तुम। जिस पर कनिष्क ने उसे घूर कर देखा और फिर हिलाते हुए कहा, हाँ समझ आ रहा है तो मुझे। वहीं यह सुनकर रोहन की आंखें और भी बड़ी हो गई थी। उसने जल्दी से गुस्से में उन दोनों को घूर कर कहा, मतलब तुम लोगों को पहले से ही पता था और तुम दोनों ने हमें धोखा दिया। जिस पर टिया ने कंधे उचकाकर कहा, तुम क्या मेरे बॉयफ्रेंड हो जो मैं तुम्हें धोखा दूंगी। जिस पर रोहन ने गुस्से से कहा, दिन में सपने देख रही हो क्या? मेरी टेस्ट इतनी भी खराब नहीं है जो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, समझी तुम। लेकिन कम से कम मुझे तो बता देती, मैं अपने दिल की तैयारी कर लेता, जिससे मुझे ऐसे हार्ट अटैक तो नहीं आता। जिस पर नैन्सी, जो अब तक खुद को शांत दिखाने की कोशिश कर रही थी, उसने उसे घूरते कहा, हो गया तुम सभी का ड्रामा, या अभी भी और भी कुछ बाकी है। जिस पर रोहन ने अपना मुंह बनाते हुए किसी बच्चों की तरह कहा, ऐसे कैसे बॉस, अभी तो मेरे दिल और दिमाग दोनों ही सदमे में हैं। मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा है कि आप एक इंसान भी हैं। जिस पर तान्या ने भी आंखें सिकोड़ते कहा, हाँ बिल्कुल, हमें बेवकूफ बनाया जा रहा था कि बॉस के पास प्यार के लिए टाइम नहीं है। लेकिन मुझे समझ तो ये नहीं आ रहा ये सब हुआ कैसे और कब। जब बॉस से मिलने आई थी तब तो मिस्टर आदित्य, तब तो बॉस को पहचान भी नहीं पाए थे। फिर ऐसा क्या हो गया? और फिर आदित्य को देखते हुए, यानी कि आप जिस नैन्सी को ढूंढ रहे थे वह हमारी बॉस ही थी, यानी कि तभी बॉस ने मुझे, वह अचानक से शॉक हो गई थी। वहीं नैन्सी ने यह देखकर गहरी सांस ली और फिर सस्पेंस को खत्म करते बोली, हाँ बिल्कुल सही है, मेरा असली नाम नैन्सी राजवंश ही है, यानी कि मैं इनकी वाइफ हूँ। अब हम मैरिड भी हैं। लेकिन जैसे ही सबने ये सुना तो सबकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। वहीं रोहन ने हैरानी के साथ कहा, नहीं, ये नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है, ये तो किसी मूवी का प्लॉट लग रहा है, बहुत शादीशुदा है।
और वो भी आदित्य ओबरॉय से, इम्पॉसिबल। जिस पर नैन्सी आंखें तिरछी करते हुए कहा, चुप करो, बहुत हुआ ड्रामा, अब शांत रहो और असली काम पर ध्यान दो। जिस पर तान्या ने हैरानी के साथ कहा, असली काम? बॉस, अभी तो हम इस बात से उबरे भी नहीं है कि आप शादीशुदा हैं और आपने एक नया काम थमा दिया। वही रोहन ने भी ड्रामे से अपने घुटनों के बल बैठते हुए कहा, मेरा तो करियर खत्म हो गया बॉस, मेरा भरोसा खत्म हो गया, मेरी बॉस भी मुझे धोखा देकर शादीशुदा निकली, अब मैं इस दुनिया में कैसे अकेला रह रहूंगा। जिस पर तान्या ने चिढ़ते हुए कहा, तुम ना चुप करो, समझे, कबूतर कहेंगे। और बॉस, आप मुझे बताओ, आपने हम सब से ये सब क्यों छुपाया? जिस पर नैन्सी ने बिना किसी भाव के साथ कहा, तुम सबको इस बारे में जानने की जरूरत भी नहीं है, बस पता चल गया ना, बहुत है। जिस पर सबने अपना मुंह बनाया। वही रोहन कुछ वापस से बोलने वाला था कि नैन्सी ने उसे घूर कर देखती, कहा, चुप, एकदम चुप, अब कोई और बकवास करी ना, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर रोहन समझ गया कि उसकी बॉस वापस से गुस्से में आ गई हैं, जिससे वह जल्दी से खड़ा हो गया और मुंह बनाकर सोफे पर बैठ गया था। लेकिन उसके दिमाग में यही सारी बातें किसी बॉम्ब की तरह चल रही थी। वहीं आदित्य, जो अब तक चुप था, उसने हैरानी नैन्सी को देखकर मुस्कुराकर कहा, आप सभी से मिलकर मुझे अच्छा लगा। जिस पर सबने ही बस हैरानी से उसे देखा, लेकिन वह लोग क्या ही बोलते, उसके बॉस तो उन्हें ही गुस्से से घूर कर देख रही थी, जैसे कि उन्हें खा ही जाएंगी। जिससे किसी की भी आगे बोलने की हिम्मत नहीं हुई और सबने बस एक हल्की सी मुस्कान पास कर दी थी। लेकिन इसी बीच नैन्सी एकदम से गंभीर हो गई थी। उसने युवराज की ओर देखा और पूछा, युवराज, उस फोन की सारी जानकारी मिल गई या फिर नहीं, या तुमने सोने में ही वक्त बर्बाद किया है? जिस पर युवराज, जो अभी भी अपने अंदर के दर्द को छुपाने में लगा था, तुरंत होश में आया। उसने तेजी से खुद को संभाला और कहा, यस बॉस, मैंने फ़ोन की सारी डिटेल निकाल ली है, सारे एनक्रिप्टेड फाइल्स रिकॉर्ड कर दिए गए हैं। जिस पर नैन्सी ने गहरी सांस लेते कहा, गुड, हमें तुरंत उन फाइल्स को चेक करना होगा। जिस पर तान्या ने धीरे से पूछा, लेकिन बॉस, ऐसा क्या है उस फ़ोन में? अब माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था और सभी सीरियस हो गए थे। सबके दिमाग में भी यही चल रहा था। जिस पर नैन्सी ने पूरे हॉल में नजरें घुमाई और फिर वह एक सोफे पर बैठ गई थी। वहीं आदित्य भी उसके पास ही बैठ गया था। वहीं नैन्सी ने फोन निकालकर पहले युवराज को दिया, जो कि ऋषभ का था। वहीं युवराज दोनों को देखकर गहरी सांस लेते हुए खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वहीं सबकी निगाहें उस छोटे से फोन पर टिक गई थी, जो युवराज के हाथों में था। माहौल में एक अजीब सा भारीपन था, जैसे किसी बड़े रहस्य की परतें खुलने वाली हों। वहीं नैन्सी ने गंभीर स्वर में सबकी तरफ देखते हुए कहा, इस फोन में उन सब की जानकारी है जिनसे ऋषभ का कनेक्शन था, यानी कि उसके बॉस का और हमारे दुश्मनों का भी, जिससे हमें लड़ाई करनी है। यह सुनकर हॉल में एक पल के लिए खामोशी छा गई थी। वहीं यह सुनकर रोहन ने मुंह बनाकर अपने मन में कहा, आ गई ना हमारी बॉस की जंग लड़ने वाली आत्मा। वहीं यह सुनकर तान्या की भौहें सिकुड़ गई थी। उसने संदेह भरे लहजे में पूछा, तो इसका मतलब बॉस? जिस पर नैन्सी ने धीमे लेकिन ठोस आवाज में कहा, इसका मतलब यह है कि इसमें वो सारे नाम, नंबर और लोकेशन है जो हमें उसके बॉस तक पहुंचा सकते हैं। ये फोन सिर्फ एक सबूत नहीं है, बल्कि एक चाबी है, एक ऐसी चाबी जो उस दरवाजे को खोल सकती है जिसके पीछे हमारे सबसे बड़े दुश्मनों के राज छिपे हुए हैं। यह सुनकर रोहन ने हल्का सा कांपते हुए ड्रामे के साथ कहा, मतलब ये फोन किसी टाइम बम से कम नहीं है, फटा तो हम सबको उड़ा देगा, है ना? जिस पर युवराज ने गंभीर लहजे में स्क्रीन की ओर देखते हुए कहा, बिल्कुल सही बात है, मैं इसे पूरी तरीके से स्कैन कर चुका हूँ। इसमें कई हाई प्रोफाइल लोगों के नंबर, ट्रांसफर डिटेल्स और कुछ अज्ञात जगहों की लोकेशन सेव है। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि युवराज ने एक सेकंड के लिए रुककर स्क्रीन की गौर से देखा और फिर गहरी सांस लेते हुए आगे बोला, इसमें ब्लैक मास्क नाम की एक फाइल है जो पूरी तरह से लॉक है। मैंने कोशिश की थी अनलॉक करने की, लेकिन बॉस जल्दी से चली गई थी, जिससे हम अनलॉक नहीं कर पाए थे। लेकिन इसका समझ आ गया है कि इसे अनलॉक करना आसान नहीं है। जिस पर टिया ने थोड़ा परेशान होकर कहा, ब्लैक मास्क, ये नाम पहले कभी सुना नहीं है। जिस पर कनिष्क ने सोचते हुए कहा, शायद ये कोई नया मोहरा हो सकता है। जिस पर नैन्सी ने अपने हाथ बांधे और ठंडे स्वर में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये ब्लैक मास्क कौन है, हमें बस एक चीज चाहिए,
उस तक पहुंचने का रास्ता और इस फोन में वो रास्ता जरूर होगा जिस पर आदित्य भी काफी सीरियस होकर सब सुन रहा था। वह भी जानना चाहता था कि उसका बॉस कौन था, लेकिन वह अपनी प्यारी सी वाइफ को देखकर भी काफी ज्यादा खुश हो रहा था, जिससे उसने हल्की मुस्कान के साथ उसके कान के पास जाकर कहा, हे मिसेस ओब्रॉय, इतना सीरियस होने की भी जरूरत नहीं है। जिस पर नैन्सी ने मुस्कुराए बिना उसकी तरफ घूर कर देखा और सख्ती से बोली, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है आदित्य, बी सीरियस। जिस पर आदित्य ने उसके कंधे उचकाकर शांत लहजे में कहा, मुझे पता है, लेकिन तुम जितनी गंभीर होती हो उतनी ही ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन मुस्कुराते हुए और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ये कोई आईसीयू तो है नहीं जहां पर तुम इतनी ज्यादा सीरियस होकर काम कर रही हो। उसकी बात को सुनकर सबने उसकी बातें सुनी तो ये सुनकर चिराग अपने मन ही मन अपने बॉस से बोला, सच में बॉस बोल भी कौन रहा है जो हर वक्त सीरियस रहता है। वहीं रोहन ने हाथ जोड़कर परेशान होकर कहा, बॉस के हस्बैंड, प्लीज पहले उसके बॉस का मसला सुलझा लें, फिर आप दोनों रोमांस कंटिन्यू करना। अभी हम पर रहम खाओ, हमारा दिल बहुत तेज दर्द कर रहा है। जिस पर तान्या ने गुस्से में रोहन को मुक्का मारते हुए कहा, चुप कर और बॉस की बात पर ध्यान दो। जिस पर रोहन ने मुंह बनाते हुए धीरे से बड़बड़ाते हुए कहा, हाँ बस मारो मुझे, वैसे भी आज के दिन मेरी भावनाओं का कोई महत्व तो है भी नहीं। वहीं नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, चुप हो जाओ तुम दोनों। और फिर युवराज की तरफ देखा और आदेश भरे लहजे में कहा, तुरंत इस फाइल को अनलॉक करने का तरीका ढूंढो, मैं अब और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती। जिस पर युवराज ने अपने हाथ की मुट्ठी कसते हुए सिर हिलाते हुए कहा, ऑन इट बॉस। युवराज अपनी कुर्सी पर बैठा लैपटॉप स्क्रीन पर पूरी तरीके से झुका हुआ था। उसकी उंगलियां तेजी से लैपटॉप के कीबोर्ड पर चल रही थी। कोड्स और फाइल्स अनलॉक हो रहे थे। हर कोई गंभीरता से स्क्रीन पर नजरें गड़ाए बैठा था। सब लोग उसे ही देखे जा रहे थे। पूरे हॉल में सन्नाटा था। सिर्फ लैपटॉप की कीबोर्ड ही हल्की आवाज गूंज रही थी। इसी बीच आदित्य की नजर नैन्सी पर पड़ी। उसके चेहरे पर वही गंभीरता थी जो किसी भी खतरनाक मिशन से पहले आती थी। लेकिन आदित्य को उसकी ये गंभीरता बहुत ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसे तो बस एक बहाना चाहिए था नैन्सी को तंग करने का, और उसे वह बहाना मिल भी चुका था। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ धीरे से अपनी बाहें बढ़ाई और नैन्सी की कमर को कसकर पकड़ लिया और एकदम से उसे अपने करीब करते हुए उसे अपने आप से बिल्कुल सटा लिया था, जिससे नैन्सी आश्चर्य से हल्के गुस्से में उसे देखते हुए धीरे से बोली, आदित्य ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मुझे। लेकिन आदित्य ने उसे और ज्यादा कसकर पकड़ लिया था और उसे अपने करीब खींचते हुए उसके कमर पर अपने हाथ चलाने लगा था, जिससे नैन्सी गुस्से से कुछ बोलने ही वाली थी कि आदित्य ने उसके गुलाबी होठों पर अपना हाथ रख दिया, जिससे नैन्सी उसे गुस्से से घूर कर देखने लगी थी, जैसे आंखों ही आंखों से कह रही थी, आदि ये क्या कर रहे हो, सब देख रहे हैं। लेकिन आदित्य तो जैसे उसकी कहाँ ही सुनने वाला था, बल्कि उसने मुस्कुराते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, तो देखने दो ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता मिसेस ओब्रॉय, मैं तो अपनी बीवी से प्यार करना चाहता हूँ। जिससे नैन्सी के दिल की धड़कनें बढ़ गई थी। वहीं आदित्य ने यह कहकर धीरे से नैन्सी के गाल पर एक हल्की सी किस कर दी थी, जिससे नैन्सी की आंखें गुस्से से जल उठी थी। लेकिन आदित्य कहाँ ही हार मानने वाला था। उसने जैसे उसे छेड़ने की कसम खा रखी थी। आदित्य की अंगुलियां अब उसकी कमर पर धीरे धीरे चलने लगी थी। वह उसकी मुलायम स्क्रीन पर हल्की सरसराहट को पैदा कर रहा था, जिससे नैन्सी के बदन में एक अजीब सी हलचल होने लगी थी, जिससे उसका रोम रोम करंट से दौड़ रहा था। वहीं आदित्य भी उस अपनी हरकतें रोकने के मूड में नहीं था। वह उसके कान पर किस करने लगा था, जिससे नैन्सी की सांसें तेज हो रही थी। लेकिन उसे उतना ही डर लग रहा था कि नैन्सी किसी ने देख लिया तो उसे कितनी ज्यादा शर्मिंदगी होगी। तभी उसके दिमाग में कुछ आया और उसे अच्छी तरीके से पता था कि इस आदमी को काबू में कैसे लाना है। उसने एक सेकंड बाद ही नैन्सी ने बिना कुछ सोचे समझे अपनी हाई हील्स उठाई और पूरे जोर से आदित्य के पैर पर दे मारी। आउच! जंगली लोमड़ी! आदित्य की दर्द भरी चीख पूरे हॉल में गूंज गई थी।
साथ ही वह नैन्सी से दूर भी हो गया था। वहीं उसकी आवाज़ सुनकर युवराज, तान्या, टिया, कनिष्क और रोहन, जो अब तक स्क्रीन में खोए हुए थे, चौंक कर उनकी ओर देखने लगे थे। वहीं रोहन ने आंखें मटकाते हुए कहा, क्या हुआ मिस्टर आदित्य, आप ठीक तो है ना? अभी अभी यहाँ किसी की आत्मा बाहर निकली थी क्या? ऐसे क्यों चीख रहे थे आप? जिस पर तान्या ने बॉय उठाकर उन दोनों को बारी बारी से स्कैन किया और फिर कहा, और यहाँ कौन सी जंगली लोमड़ी आ गई है, दिखाई तो नहीं दे रही। वहीं आदित्य अब तक दर्द से अपना पैर और अपना हाथ सहला रहा था, क्योंकि नैन्सी ने पैर पर देने के साथ साथ अब उसका हाथ भी काट लिया था। उसने नैन्सी से की तरह गुस्से से नैन्सी की तरफ देखा, लेकिन नैन्सी ने बिना किसी की परवाह किए अपनी बाहें मोड़ ली और विजय अंदाज में उसे घूरा। वहीं दोनों को आंखों ही आंखों में लड़ते देखकर तान्या ने कहा, अरे आप दोनों कोई कंपटीशन कर रहे हो क्या? क्या हुआ है? जिस पर युवराज ने गहरी सांस लेते हुए प्रोजेक्टर की तरफ इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सभी का टॉम एंड जेरी शो हो गया हो तो फिर प्लीज इस बार इस मिशन पर ध्यान दे सकते हैं। जिस पर नैन्सी ने कहा, हाँ तुम फोकस करो, मिस्टर आदित्य तो छिपकली से ही डर गए थे, बस बाकी और कुछ भी नहीं। यह सुनकर सभी हैरानी से आदित्य को देखने लगे थे। वहीं यह सुनकर आदित्य ने गुस्से में नैन्सी को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं रोहन ने मजाक में कहा, मैं इतने बड़े अंडरवर्ल्ड किंग एक छिपकली से डर गए, ये बात मुझे हजम नहीं हो रही। जिस पर नैन्सी ने गुस्से में मुट्ठी बांधते हुए कहा, रोहन तुम्हें कुछ ज्यादा ही डिटेक्टिव वाला दिमाग यूज करना है क्या? तो कोई तुम डिटेक्टिव एजेंसी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेते? यहाँ माफिया में आखिर कर क्या रहे हो तुम? जिस पर रोहन ने जल्दी से पीछे हटते हुए कहा, बॉस मैं तो चुप हूँ, बिल्कुल चुप। जिस पर सबने गुस्से को समझकर स्क्रीन पर ध्यान दिया। वहीं आदित्य और नैन्सी ने एक दूसरे को देखा। वहीं आदित्य घूर कर धीमे से बोला, मैडम इस चीज का तो बदला लेकर रहूंगा। जिस पर नैन्सी ने धीमे से कहा, पहले काम पर ध्यान दें। जिस पर आदित्य ने अपना मुंह बना लिया था। हॉल में गहरी खामोशी थी। सबकी नजरें युवराज पर ही टिकी हुई थी, जो अपने लैपटॉप को प्रोजेक्टर से कनेक्ट कर रहा था। स्क्रीन पर हजारों फाइल्स, नाम, लोकेशन और सीक्रेट कोड्स दिखने लगे थे। वहीं युवराज ने गहरे स्वर में स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहा, अब तक मैंने सिर्फ और सतह को ही खंगाला था, लेकिन अब जो खुलने वाला है वह हम सबके लिए काफी तेज झटका होने वाला है। उसने तेजी से टाइप किया और कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर ब्लैक मास्क फाइल नाम की एक फाइल खुलने लगी थी। फाइल के खुलते ही वहां पर हाई रिस्क टारगेट की लिस्ट दिखाई दी। जिस पर युवराज ने सांस खींचते हुए कहा, इस लिस्ट में जितने भी नाम हैं उन सभी का एक ही मकसद है, आदित्य ओबराय को खत्म करना। जिस पर आदित्य ने आंखें सिकोड़ते हुए ठंडी आवाज में कहा, मतलब? जिस पर युवराज ने गंभीर लहजे में कहा, स्क्रीन पर डेटा दिखाई देते हुए कहा, मतलब ये है कि तुम्हारे चारों तरफ दुश्मनों का जाल बिछा हुआ है, यहाँ तक कि तुम्हारी फैमिली में भी लोग हैं जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहे हैं। और सिर्फ तुम्हारी फैमिली में नहीं, बल्कि तुम्हारी अपनी ओबरॉय एम्पायर के अंदर भी कई सारे लोग हैं जो तुम्हें खत्म करना चाहते हैं। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे लोग हैं जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। यह सुनते ही पूरी टीम हैरान रह गई थी। वहीं नैन्सी को इस चीज की उम्मीद थी। वहीं यह सुनकर आदित्य की आंखें छोटी हो गई थी। अब तक उसे लगा था कि सब कुछ नैन्सी के लिए ही था, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही चल रहा था, जो शायद उसे भी नहीं पता था कि सब लोग उसके ही पीछे पड़े हुए थे। लेकिन क्यों? उसके पीछे क्यों? लेकिन वह ये सवाल पूछता कि नैन्सी ने युवराज की तरफ देखते हुए गहरी सांस लेते हुए सख्त आवाज में कहा, मुझे ये बताने की जरूरत नहीं थी युवराज, मैं पहले से ही जानती हूँ कि दुश्मन हर जगह हो सकते हैं और मेरा अंदाजा सही था। जिसे सुनकर आदित्य हैरानी से नैन्सी को देख रहा था कि उसे कैसे पता इसके बारे में और उसने उसे कुछ बताया क्यों नहीं। अब उसके दिमाग में सवाल उठने लगे थे। वहीं युवराज ने नैन्सी की बात पर सिर हिलाते हुए गंभीरता से कहा, बॉस जो हमें दिखाने वाला होना वह आप ही नहीं जानती। जिस पर तान्या ने हैरानी से कहा, मतलब इसमें और क्या छिपा है और वो कौन कौन से लोग हैं जो हमारे पीछे हैं? जिस पर युवराज ने आगे क्लिक किया और स्क्रीन पर एक लिस्ट खुल गई जिसमें कुछ अननोन एजेंट्स के नाम थे। जिस पर युवराज अपनी आंखें संकरी करते हुए बोला, ये लोग ब्लैक मास्क के मोहरे हैं।
जो आदित्य के सर के आसपास है लेकिन खुद को अभी तक दोस्त या परिवार बताकर छुपे हुए हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें से कुछ आपके बहुत ही करीब है। और ये सुनकर सभी लोग स्क्रीन को घूर कर देखने लगे थे। वही स्क्रीन पर कई सारे नाम चमकने लगे थे। पहला, विनायक ओब्रॉय, आदित्य के चाचा। ओब्रॉय एम्पायर में बैक स्टेप प्लानिंग का मास्टरमाइंड था। वहीं दूसरे नंबर पर अशोक मेहरा थे, कंपनी का CFO, जो कि अंदरूनी गुप्त फाइल्स और डेटा लीक करता था। वहीं विवेक शर्मा, पर्सनल सिक्योरिटी हेड, दुश्मनों को आदित्य की मूवमेंट्स की खबर देता रहता है। और साहिल ओबराय, आदित्य का भाई, आदित्य पर सीक्रेट तरीके से नजर रखता था। वहीं अननोन कुछ बड़े नाम जिससे उनकी खबर भी नहीं हो सकती थी। वहीं यह देखकर सभी लोग सन्न रह गए थे। वहीं आदित्य भी ये सब देखकर हैरान था, आखिर कोई उसके पीछे इतना हाथ धोकर कैसे पड़ सकता था। उसने अपनी जगह पर खड़े होते बेहद ठंडी आवाज में कहा, विनायक ओबरॉय। जिस पर युवराज ने सिर झुकाते हुए सख्त लहजे में कहा, यस सर। वह ही इस साजिश का सबसे बड़ा हिस्सा है। अंदर ही अंदर वह आपकी गद्दी छीनने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने ही आपको कई सारे डील की थी ताकि आपको कंपनी से बाहर किया जा सके, लेकिन जब आप बच रहे हैं तो उन्होंने आपके खिलाफ सीधा खेल खेलने का फैसला लिया है। जिस पर नैन्सी ने गुस्से में स्क्रीन को देखते हुए कहा, मुझे शक था कि कोई अंदर से सब कुछ लीक कर रहा है, लेकिन ये जानकर मुझे खुद आदित्य विनायक ओबराय पर और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर आदित्य ने गहरी सांस लेते हुए बेहद ठंडी आवाज में कहा, वो पहले भी ये सब कर चुके हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनके पीछे कोई है भी। हालांकि ये नैन्सी जानती थी, लेकिन वह चाहती थी कि आदित्य खुद इन चीजों से पर्दा उठाए। वहीं ओब्रॉय युवराज ने हल्के स्वर में कहा, सर, ये सिर्फ शुरुआत है। हमने अभी ब्लैक मास्क फाइल का 30% ही डिकोड किया है। बाकी का हिस्सा और भी बड़ा खतरा उजागर कर सकता है। जिस पर तान्या ने झटके से उठते हुए कहा, बॉस, हमें कुछ करना चाहिए। ये लोग हमें अंदर से खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं। जिस पर रोहन ने धीमे से कहा, हल्का चुटकी लेते हुए, इतने सारे दुश्मन हैं कि अब तो लग रहा है कि बॉस की सुरक्षा नहीं बल्कि एक नया गृह चाहिए रहने के लिए। उसकी बात सुनकर नैन्सी ने उसे घूरा और फिर रोहन ने तुरंत चुप हो गया था। वहीं आदित्य अपनी जगह पर खड़े होते हुए बेहद ठंडे स्वर में युवराज की ओर देखते हुए बोला, इस फाइल को पूरी तरीके से डिकोड करो। जिस पर युवराज ने सख्ती से कहा, ऑन इट सर। जिस पर आदित्य बेसब्री से सब जानना चाहता था। वहीं नैन्सी ने आदित्य का हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बैठा लिया। जिस पर आदित्य उसे देखने लगा था। वहीं नैन्सी ने उसे दिलासा दिया और उसके हाथ को कसकर पकड़कर बैठ गई थी, जिससे आदित्य ने गहरी सांस ली। उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही थी। वहीं माहौल पूरी तरीके से बदल चुका था। अब ये सिर्फ एक दुश्मन को हैरान की लड़ाई रह गई थी। यह उन अपनों को बेनकाब करने की जंग थी जिन्होंने विश्वासघात किया था। अपनों के बीच छुपे उन भीड़ों के खिलाफ था जो उसके लिए सबसे बड़ा खतरा थे। सभी लोग सांस रोके सब जानने को तैयार बैठे थे। युवराज ने अपने लैपटॉप पर तेजी से टाइप करना शुरू कर दिया था। उसकी आंखों में गहरी एकाग्रता थी। बाकी सभी भी स्क्रीन पर ध्यान देने लगे थे। वहीं युवराज ने थोड़ी देर बाद एक गहरी सांस ली और फाइल्स को एक एक करके अनलॉक करने लगा था। उसने गंभीर होकर कहा, हमने जो ब्लैक मास्क की खबर फाइल खोली थी ना, वह सिर्फ शुरुआत थी। तभी प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर एक नई फाइल खुली, टारगेट लिस्ट। जैसे ही यह खुली सभी की सांसें थम गई और वह नाम थे जो ब्लैक मास्क की निशानी पर थे। युवराज ने धीमे से लेकिन ठंडी आवाज में कहा, इस लिस्ट में पहला नाम तो जैसे कि सबको पता ही है कि आदित्य ओबरॉय का ही है। जिस पर आदित्य ने पूछा, मुझे ये बताओ, वो कब से मेरे पीछे पड़े हैं और क्यों? उसकी बात सुनकर युवराज ने गंभीरता से डेटा स्क्रॉल करते हुए कहा, सवाल ये नहीं है कि ब्लैक मास्क तुम्हें खत्म करना क्यों चाहते हैं या फिर क्यों पीछे पड़े हैं सर, लेकिन असली सवाल तो यह है कि वो तुम्हें जिंदा पकड़ना चाहते हैं। जिस पर आदित्य ने तेजी से युवराज की ओर मुड़ते हुए गंभीर स्वर में कहा, क्या? जिस पर तान्या ने सख्त आवाज में कहा, मतलब वे सिर्फ मारना नहीं चाहते बल्कि कुछ और भी चाहते हैं।
जिस पर युवराज ने गहरी सांस लेते हुए स्क्रीन पर दूसरा नाम दिखाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल। और इससे भी बड़ा झटका ये है कि इस लिस्ट में सिर्फ आदित्य सर ही नहीं, बल्कि नैन्सी ओब्रॉय का भी नाम शामिल है, और हमारी बॉस पर हमला करने वाला भी, यानी कि वही नायरा भी इसी खेल का हिस्सा है। वह भी इसी सब में शामिल है। ये सुनकर पूरे हॉल में गहरा सन्नाटा छा गया था। सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। वही टिया और कनिष्क ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए कहा, ये कैसे पॉसिबल है? जिस पर रोहन ने हैरान होकर आंखें चौड़ी करते हुए कहा, व्हाट द हेल, वो लड़की? वही टिया ने धीमे स्वर में नैन्सी को देखते हुए कहा, बॉस, हमें आपको एक और बात बतानी थी। वो नायरा वहां से फरार हो गई है। यह सुनकर नैन्सी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, क्या कहा तुमने? और कब हुआ ये सब? जिस पर टिया ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बॉस, कल मायरा बॉस का कॉल आया था और उन्होंने कहा कि वो जब तक वहां पर पहुंची थी वह वहां से भाग चुकी थी। यह सुनकर नैन्सी ने गुस्से के साथ कहा, और तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई थी? जिस पर टिया ने परेशानी के साथ कहा, मौका ही नहीं मिला बॉस। यह सुनकर नैन्सी ने अपना सर पकड़ लिया था। वहीं सभी भी परेशान हो गए थे। वहीं आदित्य ने नैन्सी को देखते पूछा, नायरा कौन है? जिस पर कनिष्क ने गुस्से के साथ कहा, वो मेरी छोटी बहन थी। उसने मेरी दी और नैन्सी दी को मारने की कोशिश की थी। यह सुनकर आदित्य भी समझने लगा था कि ये सब बहुत पहले से ही चलता आ रहा है, लेकिन उसे एहसास अब हो रहा था, जिसकी खबर उसे अभी तक भी नहीं थी। वहीं चिराग भी यही सब सोच रहा था। वहीं युवराज ने स्क्रीन पर एक और फाइल खोली, मिशन कैप्चर ओब्रॉय। जैसे ही यह खुली, सबके चेहरे पर गहरी चिंता छा गई थी। फाइल पर साफ साफ लिखा था, आदित्य और नैन्सी ओब्रॉय को जिंदा पकड़ना है और सबसे जरूरी टारगेट है। किसी भी हालत में उन्हें मारना नहीं है, बल्कि हमारे लीडर तक पहुंचाना है। जिस पर नैन्सी ने धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में अपने दांत पीसते हुए कहा, लीडर? आखिर ये लीडर है कौन? जिस पर युवराज ने स्क्रीन पर क्लिक करते हुए हल्की घबराहट के साथ कहा, लेकिन बॉस, ये सब देखकर भी सबसे बड़ी खबर अभी बाकी है। स्क्रीन पर तीसरा नाम चिपका, अननोन ट्रायर। यह देखकर सभी लोग कंफ्यूजन से एक दूसरे की तरफ देखने लगे थे। वहीं कनिष्क ने धीमे से हल्की परेशानी के साथ कहा, अब ये क्या है? जिस पर युवराज ने गंभीर स्वर में मुट्ठी कसते हुए कहा, इसका मतलब ये है कि इसमें से ही कोई एक ब्लैक मास्क के लिए काम कर रहा है, और कोई अंदर का ही आदमी है जो हमें धोखा दे रहा है। जिसे देखकर पूरा हॉल जैसे ठंडा पड़ गया था। सबके दिमाग में ये किसी गर्म तेल की तरह गिरा था। कौन था वो इंसान जो इस टीम को धोखा दे रहा था? सबके दिमाग में यही सवाल चलने लगा था। तभी युवराज ने कुछ और कोड टाइप किए, लेकिन तभी स्क्रीन पर एसएस डिनाय का पॉपअप हुआ, जिसे देखकर युवराज ने गुस्से से कीबोर्ड पर एक मुक्का मारते हुए कहा, किसी ने फाइल्स को हाई लेवल पर एनक्रिप्ट कर दिया है, लेकिन फिर भी मैं नाम निकालने की कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन इसमें बहुत वक्त लगेगा। जिस पर तान्या ने झुंझलाते हुए अपने हाथ को भींचते हुए कहा, वक्त? कितना वक्त लगेगा? हमारे पास वक्त ही तो नहीं है। आखिरकार हमारी टीम में गद्दार हो कौन सकता है? लेकिन हॉल में पूरी तरीके से गहरा सन्नाटा था। सबकी निगाहें प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर चमकते हुए शब्दों पर टिक गई थी, अननोन ट्रॉयर। जिसे देखकर हर किसी की सांसें हल्की हो रही थी, तो किसी की दिल की धड़कनें काफी ज्यादा तेज हो रही थी। वहीं नैन्सी ने सीरियस होकर कहा, जल्दी से पता करो कौन है वो। मैंने सबको यहाँ इसीलिए ही बुलाया था कि इस खबर को लीक नहीं होने देना है, लेकिन हमारे यहाँ की कोई बेदी निकला। जिस पर युवराज, जिसने ये खुलासा किया था, उसने गहरी सांस ली और तेजी से अंगुलियां चलाते हुए गंभीर स्वर में बोला, हाँ बिल्कुल सही है। हमारी टीम में ही कोई है जो हमें धोखा दे रहा है, जिसे ब्लैक मास्क के साथ साथ हाथ मिला रखा है, और यही इंसान हमें बार बार मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश भी कर रहा है। जिस पर तान्या ने झटके से खड़ी होते हुए गुस्से के साथ कहा, मतलब हम सबकी हर मूवमेंट पहले से ही ट्रैक की जा रही है और हम पर सभी लोग नजर रखे हुए हैं। जिस पर रोहन ने हैरानी से और धीरे से बड़बड़ाते का, मतलब हम सबकी जासूसी हो रही है। जिस पर टिया ने आंखें संकरी करते कहा, पर यह इंसान है कौन? जिस पर युवराज ने स्क्रीन पर डेटा दिखाते हुए ठंडी आवाज में कहा, यही पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन इसे जानबूझकर
एनक्रिप्ट किया गया है और इसका मतलब साफ है कि ब्लैक बास नहीं चाहता है कि हम इस गद्दार का नाम इतनी आसानी से जान सकें या फिर जान पाए। जिस पर कनिष्क ने संयम भरी आवाज में कहा, पर ये इंसान हमारी टीम से है, ये पक्का कैसे हुआ? जिस पर युवराज ने मजबूत लहजे में कहा, क्योंकि इस गद्दार ने ब्लैक मास को हमारी सारी जानकारी दी है, हमारी प्लानिंग, हमारी लोकेशन और सबसे बड़ी बात, इस लोकेशन के बारे में भी। इतना सुनते ही सबके चेहरे पर सदमे की लकीरें हो गई थी। वहीं धीरे से नैन्सी ने बेहद ठंडी आवाज में अपने हाथ भींचते हुए कहा, जल्दी पता करो कौन है वो और क्या होने वाला है। जिस पर आदित्य, जो कि परेशानी से बिल्कुल शांत था लेकिन उसकी आंखों में भयानक गुस्सा था, उसने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, जरूर हम पर वापस से हमले की प्लानिंग हो गई। जिस पर युवराज ने सिर हिलाते हुए कोड्स को तेजी से डिकोड करते हुए कहा, यस सर, लेकिन एक बात और। जिस पर सबने उसकी ओर देखा और युवराज ने तेजी से स्क्रीन पर कुछ फाइलें खोली और गहरी सांस लेते बोला, ये गद्दार सिर्फ हमें धोखा नहीं दे रहा है, बल्कि ब्लैक मास्क के लिए सिर्फ एक एजेंट नहीं, बल्कि उसका पर्सनल स्पाई है। यह सुनते ही हॉल में बिल्कुल सन्नाटा ही छा गया था। वहीं रोहन ने आंखें चौड़ी करते हुए सदमे में कहा, तो ये तो हमारी टीम में छुपा हुआ एक ब्लडी स्नैक है। वहीं तान्या ने मुट्ठियां भेजते हुए गुस्से के साथ कहा, मतलब हमारी हर मिशन की इनसाइड इंफॉर्मेशन सीधे ब्लैक मार्क्स तक जा रही थी। जिस पर युवराज ने धीमे लेकिन ठोस स्वर में कहा, यस, और ये इंसान अब भी यहीं हमारे बीच मौजूद है। आदित्य और नैन्सी के चेहरे पर भी वही ठंडी शांति थी, लेकिन उसकी आंखें खतरनाक चमक रही थी। वहीं नैन्सी ने आंखें संकरी करते हुए बेहद खतरनाक स्वर में कहा, कौन है वो? क्योंकि अब तक तो जितने भी हमले हुए हैं, जितनी प्लानिंग नाकाम हुई है, ये सब उसी इंसान की वजह से हुआ है। वहीं युवराज अब पूरी तरीके से डिकोडिंग में लग चुका था। उसकी अंगुलियां तेजी से कीबोर्ड पर चल रही थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक नया डेटा लेड होने लगा था, क्योंकि कुछ ही सेकंड में गद्दार का नाम सामने आने वाला था। हर कोई अपनी जगह पर रुका हुआ था। कुछ सेकंड में सच सामने आने वाला था। युवराज की उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से दौड़ रही थी। प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एनल एनालाइजिंग, प्रोसेसिंग जैसे शब्द चमक रहे थे। पूरे हॉल में गहरी खामोशी थी। सभी की नजरें उस स्क्रीन पर टिकी हुई थी जहां युवराज ने एक आखिरी इंटर बटन दबाया और फिर स्क्रीन पर एक नाम लोड होने लगा। लोडिंग, 90% लोडिंग, 95% लोडिंग, 99%। अचानक से सिस्टम एरर, एसेट डिनाइड। पूरी स्क्रीन अचानक से ही ब्लैक हो गई थी। सारे कोड्स गायब हो गए थे। व्हाट द फक? युवराज ने गुस्से से स्क्रीन की ओर देखा और चिल्ला उठा। उसने जल्दी जल्दी से कोड को रीओपन करने की कोशिश की, लेकिन अब हर फाइल करप्ट हो चुकी थी। जिसे देखकर तान्या ने चौंक कर घबराई हुई आवाज में कहा, यह अचानक से क्या हुआ? वहीं टिया ने भी बहुत सिकोड़ते हुए कहा, नाम सामने आने ही वाला था और अब सब गायब हो गया। वहीं युवराज ने गुस्से से अपनी कुर्सी पर मुक्का मारते हुए कहा, किसी ने सिस्टम को लॉक कर दिया है और अंदर से किसी ने डाटा ब्लॉक कर दिया है। यह सुनकर रोहन ने आंखें चौड़ी करते हुए सदमे में कहा, मतलब गद्दार को पहले से ही पता था कि हम उसे ट्रैक कर रहे हैं। जिस पर युवराज ने गहरी सांस लेते हुए चेहरे पर गुस्से के साथ कहा, और उसने हमसे एक सेकंड पहले ही फाइल डिलीट कर दी है। यह सुनकर हॉल में एक और गहरी खामोशी छा गई थी और सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ झलक रही थी, लेकिन साथ ही सभी लोग काफी ज्यादा अलर्ट भी हो गए थे, क्योंकि अब यह साफ था कि गद्दार अभी भी यहीं पर था और इसी फार्म हाउस में, और उसने खुद को बचाने के लिए लास्ट मोमेंट पर सारी फाइल्स को डिलीट कर दिया था। जिससे कनिष्क ने धीरे से हल्के गुस्से में कहा, तो वह इंसान यही हमारे मौजूद हमारे बीच बैठा हुआ है और हमारी हर बात सुन भी रहा है। जिस पर आदित्य ने शांति से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में भी मौत का साया था। अब जो भी है वह बच तो नहीं सकता ना? वहीं युवराज ने तेजी से सिस्टम को फिर से रिबूट करने की कोशिश करते हुए कहा, मैं इसे फिर से रीडॉक करने की कोशिश करता हूँ।
लेकिन हमें तेजी से काम करना होगा। वहीं आदित्य और नैन्सी ने एक दूसरे की तरफ देखा। तो आखिर कौन है गद्दार? और अब ये लड़ाई अंधेरे में छुपे उन सभी से लोगों को बाहर लाने वाली थी, जो कि अंधेरे में तीर मान रहे थे। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप लोग 1000 लोग तो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? आप इतना तो कर ही सकते हैं। आप देखो ना मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। सब सो रहे हैं यहाँ पर और मैं जागी हुई हूँ। तो प्लीज़ 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 मुझे सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। तो आगे स्टोरी सुनने के लिए प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और ये डेली आएगा। सो थैंक यू सो मच।